चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन इस्तेमाल होते हैं, मेन मेन टर्म्स कौन कौन से होते हैं, ये सारा हम देखेंगे आज। एक मिनट। चले आप बताएं, अब ठीक है आवाज? शोर तो नहीं आ रहा? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम ए निज़ाम को कहते हैं। निज़ाम ए निज़ाम में जो जो ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं उनकी टर्म्स और कौन कौन से केमिकल्स डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होते हैं, उन सब की डिटेल्स को हम देखेंगे हम। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम। डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले से ऑर्गन्स देखते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है माउथ से। कहाँ से? माउथ से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद फेरिंक्स, लेरिंक्स, एसोफेगस, फिर उसके बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद जब फूड चली जाती है कहाँ पर, स्टोमिक में। स्टोमिक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू डेफिकेशन हो जाती है। ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है? ये जो ऑर्गन सारे इस्तेमाल हुए हैं, इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। या इसका अल्टरनेटिव नाम जो है वो गट भी कहते हैं इसे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं हमारी मेन जो डाइजेशन होती है फूड की, वो स्टार्ट होती है माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ में जैसे ही हम लुकमा मुंह में डालते हैं तो ये एक केमिकल है सलाइवा, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा जाता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली। तो डाइजेशन फूड की जो हमारी स्टार्ट होती है, हम आमतौर पर ये गलती करते हैं कि डाइजेशन हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टोमक से स्टार्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्ट जो होती है वो माउथ से ही हो जाती है। ओके, ये क्लियर करना है। जब सलाइवा मिक्स हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं माउथ से ही। उसके बाद जब हम मास्टिकेशन करते हैं, चबाते हैं खाने को, उसके बाद कहाँ चला जाता है वो? फेरिंक्स से चला जाता है, फेरिंक्स में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फेरिंक्स में चला जाता है। फेरिंक्स से फिर एसोफेगस में। एसोफेगस क्या है? एसोफेगस ट्यूब है जो हमारे माउथ से कहाँ, स्टोमक के दरमियान होती है। माउथ और स्टोमक के दरमियान होती है।
अब यहाँ से मूवमेंट कैसे हो, गले से हलक से नीचे उतर जाता है तो ये कहलाता है बोलस। क्या कहलाता है? बोलस। बोलस वेव लाइक प्रोजेक्शंस की तरह, किसकी तरह? वेव लाइक प्रोजेक्शंस या मूवमेंट की तरह एक एसोफेगस का हिस्सा सिकुड़ता है, दूसरा रिलैक्स हो जाता है। इस तरह से मूवमेंट करता हुआ कहाँ चला जाता है? स्टोमक में चला जाता है ये बोलस। बोलस को हम सिंपल वर्डिंग में बोलें तो बोलस क्या होता है? लुकमा ही होता है। जीएसएमएल को क्या कहते हैं? पेरिस्टाइलिसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ बोलस फ्रॉम माउथ टू स्टोमक पेरिस्टाइलिसिस कहलाता है। अब हम पहले इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम से ही कि इसको क्लियर करके फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सारी चीजें जो ऊपर लिखी हुई हैं इस डायग्राम में वाजे हो जाएंगी। अब जैसे ही यहाँ पर एसोफेगस से खुराक कहाँ पर आ गई? स्टोमक में। स्टोमक हमारा कहाँ पर है? ये हमारा स्टोमक है। जैसे ही एसोफेगस से यहाँ पर एंट्री हुई, एक रिंग टाइप होता है, एक ढकना टाइप होता है, जो क्या कहलाता है? स्फिंक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्फिंक्टर। यहाँ पर भी होता है। और ये समझोगे दरवाजे हैं स्टोमक के, आम वर्ड्स में से कहें तो दरवाजे हैं। एक एंट्री गेट है, दूसरा एग्जिट गेट है। स्टोमक में खुराक आने और जाने से का रास्ता है। ठीक है, एक स्फिंक्टर स्टार्ट में होगा जो एसोफेगस होगा, इसे कहते हैं पेलोरिक स्फिंक्टर। और जो स्टोमक से आगे जो आउट जाएगा तो उसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ से मेन क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ही खुराक स्टोमक में एंटर होती है तो यहाँ पर केमिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाती है। जैसा कि एक केमिकल का नाम है पेप्सन। दूसरा क्या है? HCl। और इसके साथ एक और भी होता है, पेप्सिनोजन। क्या नाम है? पेप्सिनोजन। ये केमिकल्स मिलकर क्या करते हैं? जो खुराक में मौजूद प्रोटीन होते हैं उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये पूछा जाता है कि खुराक में मौजूद प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है स्टोमक में? वो पेप्सन ही होता है। ठीक है। जब यहाँ पर स्टोमक में खुराक आती है, ये सब तमाम केमिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ये एक शोरबे की शक्ल इख्तियार कर जाती है खुराक सारी। इस शोरबे को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। वेरी गुड। अभी आप मेरे ख्याल में मेडिकल के स्टूडेंट हैं। ठीक है, काइम जब बन जाता है तो इसके साथ थोड़े से एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं साथ, वो रह ना जाए। यहाँ पर एक लीवर है, एसेसरी ऑर्गन। गॉल ब्लैडर है। ठीक है, इनको देख लेते हैं। और साथ एक पेंक्रियाज भी है। पेंक्रियाज का काम क्या होता है? ये स्टोमक में पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। ठीक है। और दूसरा इसका मेन काम जो बीपीएससी में पूछा जाता है, पेंक्रियाज का क्या काम होता है और ये कौन सा केमिकल जाके कौन सा रिलीज करते हैं? वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं।
किसको? इंसुलिन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। इंसुलिन की इम्बैलेंसमेंट की वजह से ही एक डिजीज पैदा होती है जिसे कहते हैं, अभी आप बताएंगी क्या नाम है उस डिजीज का? बिल्कुल, शुगर, जिसे आम कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज, ये एक्चुअली क्या होती है? इंसुलिन रिलीज होने की इम्बैलेंसमेंट होती है। इज इट क्लियर? उसके बाद लीवर का क्या काम होता है? लीवर का बेसिकली जो काम होता है, ये बाइल को रिलीज करता है। बाइल रिलीज करता है। ये भी एक फ्लूइड है जो कि स्टोमक के बाद जब खुराक स्फिंक्टर से गुजर कर कहाँ चली जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के जुजुनम एक पार्ट होता है। ये पार्ट सारे आपको नोट्स में मिलेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो माजरत। जेजुनम में ये बाइल रिलीज करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल लीवर से रिलीज तो होती है, लेकिन किस पार्ट में रिलीज होती है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होता है? जेजुनम पार्ट होता है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है लीवर से बाइल का? ये जो हमारी खुराक में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाए तो उसको इनटॉक्सिक कर देता है। कोई जहरीली चीज आ जाए, कम जहरीली, तो उसकी टॉक्सिसिटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। ओके। उसके बाद हम देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका अगला पार्ट कहाँ पर से स्टार्ट होगा? यहाँ से। ये जो छोटी छोटी ये चीजें नजर आ रही हैं आपको, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मजीद 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? जेजूनियम है। और कौन सा है? इलियम है। और तीसरा? नो, रेक्टम नहीं होगा। रेक्टम तो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। और बताएं। पार्टिसिपेट करें भी। खामोश हो गए हैं। ड्यूटीनियम। ठीक है। ये भी पूछे जाते हैं पीपीएससी में कि इलियम, जीजूनियम या ड्यूटीनियम डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट में होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या स्टोमक में होते हैं? ईटीसी। इसको याद रखना है। ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। ये साइडों में आपको नजर आ रही होंगी बड़ी बड़ी आंतें। इसको क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बीपीएससी में, सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन जो होती है वो किस पार्ट में होती है? वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और एक अहम स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्या कहलाता है? विलाई। क्या कहलाता है? विलाई कहलाता है। वो भी क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। एक्चुअली बेसिक जो अब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की खुराक से, वो विलाई में ही होती है। विलाई किसी ने देखी हुई है? मेडिकल के स्टूडेंट्स, पता होना चाहिए आपको।
आम वर्ड में उसे क्या कहेंगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ओजड़ी का नाम सुना है किसी ने? ओजड़ी के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, छोटी छोटी तौलियों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, टवल जैसे, तो उस स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ये भी कहाँ पर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ओके। उसके बाद चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये आपको नजर आ रही होगी, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा ऑब्जर्वेशंस नहीं होती, लेकिन बेसिकली ये स्टोरेज का काम करता है, रेक्टम के तौर पर। किसके तौर पर? स्टोरेज। मीन के जो खुराक हजम होकर ठहरती है हमारे बॉडी में, तो इसका मेन फंक्शंस लार्ज इंटेस्टाइन का ही होता है। और इसका एक लास्ट पार्ट होता है जो रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का। जहां पर आर्जी तौर पर क्या होती है हमारी खुराक, जो डाइजेस्टेड, जिसे हम फुजला कह सकते हैं, पीसेस कह सकते हैं, जो आर्जी तौर पर स्टोर होती है। जी, फर्स्ट पार्ट जो होता है सीकम होता है, उसके बाद कोलोन होता है, लास्ट में जो होता है रेक्टम होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। तो स्टोरेज के लिए कौन सी जगह इस्तेमाल होगी? रेक्टम। रेक्टम से फिर उसके बाद एनस की तरफ चला जाता है, यहाँ से आउट ऑफ बॉडी रिमूव हो जाता है। ठीक है। अब हम इसको मूव करते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ, देखते हैं ये सारी चीजें, और इसके कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी मैंने ऐड कर दिए हैं। पहला पार्ट माउथ, माउथ से फिर फेरेंक्स, फेरेंक्स से यहाँ पर थोड़ा सी याद रखना है, कल भी हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ट्रेकिया, जिसे हम क्या कहते हैं? वेंट पाइप। ये दोनों एसोफेगस और ट्रेकिया एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ट्रेकिया जो होता है वो सांस के लिए इस्तेमाल होता है, और एसोफेगस किसके लिए? खुराक के लिए इस्तेमाल होती है। वैसे नॉर्मली तौर पर हम जब सांस ले रहे होते हैं, नॉर्मली तौर पर सांस ले रहे होते हैं, ये एक पाइप यहाँ पर है, समझो दूसरा पाइप इसके साथ ही है, तो इसके ऊपर एक ढक्कन सा आ जाता है। इसके ऊपर, सांस की नाली के ऊपर एक ढक्कन सा आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लाटिस कहते हैं। एपिग्लाटिस का मेन काम क्या होता है? जब हम खुराक को इनगल्फ कर ले रहे होते हैं, मीन के धकेल रहे होते हैं नीचे की जानिब पेरिस्टाइलिस प्रोसेस की तरफ, तो एपिग्लाटिस क्या करते हैं? सांस की नाली में खुराक को जाने से रोक देते हैं। उसके बाद देखें, फेरेंक्स एसोफेगस से जो होती हुई कहाँ चली जाती है? स्टोमक में चली जाती है, जहां पर गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। वो गैस्ट्रिक जूसेस के हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, पेप्सन हो सकता है, पेप्सिनोजेंस हो सकते हैं, जो कि किसके साथ मिल जाते हैं? खुराक के साथ मिल जाते हैं, और एक सेमी लिक्विड मिक्सचर बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कॉइन कहते हैं। जहां होने के बाद किस तरफ मूव करता है फिर? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के मेन तीन पार्ट्स हैं, ड्यूडेनियम, जिजियनम और इलियम। इनके फंक्शंस आप देख लीजिएगा। उसके बाद एसेसरी ऑर्गन्स हैं तीन। एसेसरी ऑर्गन्स किसे कहते हैं? जो मेन पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन केमिकल रिलीज करने के लिए असिस्ट करते हैं, इनको क्या कहते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स। कौन कौन से? लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास। इनके फंक्शंस भी मेंशंस हैं, क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, पहला पार्ट कोलोन,
कोलून से आगे फिर सीकम, सीकम से फिर रेक्टम की तरफ। उसके बाद फिर एनएस की तरफ जाते हुए ये एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये देखें यहाँ पर सीक्वेंस बताया गया है, माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एनस, ये सारी चीजें देख लीजिएगा आप। उसके बाद हम आगे अगले सिस्टम की तरफ चलते हैं, बल्कि ये एमसीक्यूज देख लीजिएगा इनको। ये किस तरह से हम इनके एमसीक्यूज को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारी खुराक में वो कहाँ पर से डाइजेस्ट होना शुरू कर देते हैं? माउथ में ही। जब स्लेवरी ग्लैंड्स के साथ स्लेवरी ग्लैंड्स सलाइवा मिक्स कर देते हैं खुराक के साथ, तो वहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? माउथ होगा। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल एसेंशियल फॉर डाइजेशन? ये अभी मैंने बताया कि लीवर खारिज करता है। और स्टोर कौन सा करता है, जरा बताएं। इनमें भी स्टोर करने वाला ऑर्गन भी है। गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, और पैंक्रियाज इनको क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। सॉरी, लिवर। उसके बाद विच एंजाइम इज रिस्पांसिबल प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टोमक? वो कौन सा होगा? पेप्सन होगा। मैं अभी बताया। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज मोस्ट न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब? कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा डाइजेशन होती है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द एसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टाइलिस। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? इसका प्राइमरी फंक्शंस क्या होगा? प्रोटीन डाइजेशन, absorption of nutrients, absorption of water and salts, ये इसका absorption of water और salts भी होता है, और स्टोरेज का काम भी करता है। मेन फंक्शन इसका absorption of water है। ठीक है, इनको देख 10-15 क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं यहाँ पर। जी, पित्त को गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, हमने ब्लड तो कल देखा था, ब्लड्स की कंपोजिशन भी देख ली। उसके बाद एक टॉपिक रह गया था जो ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो हम देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, इसकी हिस्ट्री क्या है, ट्रांसफ्यूजन किस तरह से होती है। ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के जो बानी हैं वो है हमारे पास लैंड स्टेनर कहलाते हैं। कौन से? लैंड स्टेनर। कब इंट्रोड्यूस करवाया था? 1900 में। और वो कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया था? ABO ग्रुप। कौन सा? ABO ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन बाद में एंटीजन की बेस पर RH सिस्टम भी दरियाफ्त हो गया था। RH सिस्टम क्या होता है कि एंटीजन्स रेड ब्लड सेल्स या प्लाज्मा पर मौजूद हैं या नहीं हैं, तो उसको किस में शो करते हैं? प्लस या माइनस में शो करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि O पॉजिटिव, बी नेगेटिव, या बी पॉजिटिव, A पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरह के फैक्टर्स को क्या कहते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिविटी को जो शो करवाता है क्या कहलाता है? RH फैक्टर कहलाता है। ठीक है, ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? 1940 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इसको देखते हैं जरा। Blood group system is a classification of bloods based on presence of certain antigens on the surface of red blood cells। कि रेड सेल्स की सरफेस पर
एंटीजन मौजूद होने या ना होने की बिना पर इनको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, 4 ग्रुप्स में, ए बी और ओ, 3, 4 ग्रुप्स, और ए बी भी है। ए ग्रुप में एंटीजन, कहाँ चला गया ए ग्रुप? हाँ ये रहा ए ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए। जिनके रेड ब्लड सेल्स पर एंटीजन ए होगा वो क्या कहलाएगा? ए ग्रुप। और बी अब्सेंट होगा, ठीक है। और इसी तरह प्लाज्मा पर भी मौजूद होगा इसके। अगर एंटीजन बी मौजूद होगा रेड ब्लड सेल्स पर तो ग्रुप कौन सा होगा? बी ग्रुप। एंड एंटीजन ए, एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा होगी। ए बी ग्रुप हैज बोथ ए एंड बी एंटीजन, अगर दोनों के रेड ब्लड सेल्स पर हों तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर दोनों एब्सेंट हों तो रेड ब्लड सेल्स पर, तो वो ओ ग्रुप होगा, नो ए और बी एंटीजन। उसके बाद आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम आ जाता है। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम किसके एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। ये बेसिकली एक मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम राइसेस था। राइसेस, क्या नाम था? रैसिस इस तरह का नाम था, जो मंकी का नाम था। तो उसके ब्लड में से ये एंटीजेंस की प्रेजेंस और एब्सेंट के बुनियाद पर पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान डिवाइड कर दिया गया था। अच्छा मुझे बताएं, ये यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा होता है? एक्सेप्टर कौन सा होता है? जल्दी से बताएं। पॉजिटिव तो यूनिवर्सल डोनर, एक्सेप्टर। जी, ए बी रेसिपेंट है, यूनिवर्सल रेसिपेंट है। कोई भी ग्रुप उसको लगा दें ब्लड का तो एक्सेप्ट कर लेता है। और ओ ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगता है? ओ ही लगता है, ओ पॉजिटिव को, ठीक है। ये जरा छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको याद रख लीजिएगा। हिस्ट्री भी दिखा दी है यहाँ पर। उसके बाद ब्लड ग्रुप रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम स्केलेटन सिस्टम की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? स्केलेटन सिस्टम की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, मैं कुछ चीज़ें नोट्स करवाता जाऊंगा, वो भी नोट कर लीजिएगा। हाँ, ओ ग्रुप सबको कैसे लग सकता है? यही आपका क्वेश्चन है, और होता भी रेयर है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि दोनों एंटीजन कोई होता नहीं, तो ट्रांसफ्यूजन के दौरान एक आदमी से निकाल कर दूसरे आदमी को लगाते वक्त एंटीजन होता नहीं है, इसलिए उसको दूसरे में ग्रुप में किस ग्रुप के साथ लगा सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर के ग्रुप कहलाता है इसलिए। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम की तरफ आते हैं। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? जो हमारे प्रोटेक्टिव मूवमेंट और सपोर्ट, जो हमारा निज़ाम है बॉडी का, वो कि बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है? स्केलेटल सिस्टम का। स्केलेटल सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक एक्सियल और दूसरा होता है हेडरल, या दूसरा इसको क्या कहेंगे? अपेंडिकुलर, ठीक है। इनकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। इनके मेन मेन क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ जरा। ये देखें, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है। क्लियर नजर आ रहा है? ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम। इनमें कुछ चीजें जो हैं अहम है, कुछ ही गैर अहम है हमारे लिए,
ठीक है, जैसे कि कुछ सकाल किस लिए यूज होता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। और इसी तरह अ, इसको देख लें, एक्सियल सिस्टम को। जैसे कि बाजू की हड्डियां हो गया, अल्ना, रेडियस, कार्पस, फ्लैंजेस, मेट कार्प कार्पस और बस। ठीक है। इनको देखा ये, इनमें से क्वेश्चन इस तरह से बनता है, जरा मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो। कि इनमें से पार्ट्स पूछ लेता है कि मेटाकार्पस कहाँ पर होती हैं, लेग्स में होती हैं। जी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लार्जेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेटाकार्पस का पूछ लेता है, कहता है कि यह कहाँ पाई जाती है? लेग्स में पाई जाती है, हैंड्स में पाई जाती है, या फिर आर्म में पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई भी पार्ट उठा लेता है। इससे को आप जरा गौर से देखेंगे तो क्लियर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी घड़ी कहाँ पर होती है। ठीक है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन था, सबसे छोटी हड्डी जो है वो होती है स्टेप्स। कौन सी होती है? इसका नाम है स्टेप्स। ये कहाँ पर होती है? यहाँ पर स्कल के साथ, कान की हड्डी है। ठीक है। और जो लार्जेस्ट है, कान के साथ होती है, सॉरी, लार्जेस्ट जो है वो लेग की होती है, ये फीमर। ठीक है। और जो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर यूज होता है, वो कौन सा होता है? ये हमारे पास रिब्स होते हैं। जैसे कि स्टोमिक, लीवर, गॉल ब्लैडर, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो कौन सा? रिब्स का मतलब, जिसे रिब केज भी कहते हैं। आम वर्ड में से पसलियां कहते हैं। ठीक है। टोटल कितनी पसलियां होती हैं? 24। और पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। तो पेयर्स कितने बन जाएंगे 24 के? 12 पेयर। ठीक है। और ये किसके साथ जुड़े होते हैं? स्टर्नम के साथ। किसके साथ होते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम ये वाली हड्डी है। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? स्टर्नम। इज इट क्लियर? ठीक है। और एक ये वाली बोन है, क्लेविकल। के बारे में पता है? फीमेल्स को पता होना चाहिए इस क्लेविकल बोन के बारे में। इसको क्या कहते हैं? क्लेविकल। वेरी गुड। ब्यूटी बोन। इसको कहते हैं ब्यूटी बोन। ठीक है। और इस तरह के लोअर की तरफ जो देखें तो स्ट्रक्चर्स को, इसमें मेन मेन चीजें क्या क्या करनी है? स्कल। स्कल को प्रोटेक्ट करने के, स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्लेविकल और मैक्सिला और मैंडिबल को देख लेना। अब हमारा ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? मैक्सिला। और नीचे वाला जबड़ा क्या कहलाता है? मैंडिबल कहलाता है। ठीक है। ये बाजू के पार्ट्स भी और इनकी हड्डियों के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है। और रिब्स, रिब्स और का फंक्शन। जी स्ट्रॉन्गेस्ट जो और हार्डेस्ट है वो है एनिमल ऑफ टूथ। ठीक है। एनिमल ऑफ टूथ, जो दांत की हड्डी होती है वो क्या कहते होती है? सबसे हार्डेस्ट होती है। ये मेरे ख्याल में रिसेंटली पीपीएससी के पेपर में भी पूछा गया था। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं।
लोअर को याद रखने की चीजें हैं, पेल्विक कैविटी और, फीमर, पेटिला। हाँ, जो पेटिला का क्वेश्चन भी मोस्टली पूछा जाता है। जो नी कैप होता है, क्या कहलाता है? नी कैप। नी कैप के हड्डी का नाम कौन सा है? वो पेटिला है। ठीक है। और जिस तरह से ये बाजू की हड्डियां थी, फ्लैंजेस थी, मेटाटार, वो कार्पस कहलाएंगी। और यहाँ पर वही चीजें क्या कहलाएंगी? टार्सस कहलाएंगी। ठीक है।